अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस क्या कोई ब्रेक थ्रू कर पाएगा? मुल्क की सियासत इस वक्त जमूद का शिकार। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन किस किस्म का एक अलायंस बनाने जो जा रही है, उसके क्या तरीकेकार होगा, उसके क्या गोल्स होंगे। उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे से हम बात करेंगे इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पे, क्योंकि हुकूमत ने तो सारे का सारा मलबा अवाम पर धर दिया है। चूंकि आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट स्लो कर रहे हैं, सो सारा कसूर आपका है, ये कहना है हुकूमत का और मिनिस्टर आईटी का। आखिर में तहरीक इंसाफ में एक प्रेशर ग्रुप सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर सियासी तौर पर देखें तो तहरीक इंसाफ के लिए एक इंटरनल रिफ्ट की सूरत में चैलेंज बढ़ गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा अंदरूनी मामलात की खबर लेने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। करते हैं मुल्क में एक तरफ तो जाहिर सी बात है सियासत होनी है, कानूनी जंग भी होनी है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर पे जब ये अपोजिशन या हुकूमत में जो अलायंस होते हैं, इनके इर्द गिर्द की जो सियासत है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त अगर हम देखें तो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, एमक्यूएम है और दीगर उनके छोटे मोटे और जो एलाइज हैं। दूसरी तरफ देखें तो तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी भी मोर और लेस उसी कैंप में है, जमीयत उलमा इस्लाम है। इसके अलावा जो बाकी दीगर जमातें हैं, अचकजई साहब की जमात, वो एक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ बढ़ रही है। इसकी जो मीटिंग हुई 13 अगस्त को इस्लामाबाद में, जो साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मोहम्मद अली दुरानी साहब उनके घर में हुई, और उसके बाद ये तस्वीर भी मंजर आम पर आई। इसमें हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ, जेयूआईएफ, ये तमाम अचकजई साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग के बाद एक एलामिया मंजर आम पर आया सामने। उस एलामिया में कहा क्या गया? फिलहाल ये ऑपोजिशन इत्तेहाद फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस पहली बैठक में हासिल क्या हुआ? 13 अगस्त को इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ, जिसमें महमूद अचकजई, मौलाना फजल रहमान, मोहम्मद अली दुरानी समेत पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और जमात इस्लामी और बीएनपी मेंगल के वफूद शरीक हुए हैं। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए टीओआस पर बातचीत हुई और अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। इजलास के शुरका ने इत्तफाक किया कि हुकूमत से महंगाई, बदअमनी और मईशत संभल न सकी और मौजूदा हुकूमत के किए गए तमाम वादे पूरे न हो सके। इजलास में मजीद कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत किया जाए और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ा जाए। असद कैसर साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन वन पॉइंट एजेंडे पे तब सब लोग अग्री करते हैं, वो कि आइन के हवाले से मुल्क को चला जाए। हमने कोई फाइनल कोई डिसीजन नहीं दिया है आइंदा हमारा क्या अमल होगा। हमारे एक दो रोड होगी। हमारा एक इंशाल्लाह कराची में हम विजिट कर रहे हैं, वहाँ जीडीए की लीडरशिप के साथ भी मुलाकातें होगी और लाहौर में भी होगी, ताकि बाकी जो निटी ग्रिटी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन खुशआइन बात यह है कि इस वक्त तमाम पोलिटिकल पार्टी जो डिसीजन तलब करते हैं एक मुफाहमत के मुताबिक जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे वन पॉइंट एजेंडा के बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हाफिज अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हुकूमत को गिराना हमारा मकसद नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी तय नहीं हुआ क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि हम हुकूमत को गिराएंगे, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। इस सिलसिले में कल परसों तमाम सियासी जमातों का एक इकट्ठा हुआ यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने मुत्तहद होकर आगे जदोजहद करना है नहीं करना है। टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं आएगा, ये दुरानी साहब का कहना था, और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत के साथ जाने का ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त हुकूमत के तरफ जाना तो कोई ऑप्शन नहीं है। मौलाना में पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत कहती है कि हुकूमत की तरफ मुंह करने का मतलब है अवाम में अपना मुंह काला करना। इसलिए हुकूमत तो अब ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपस में ही ऑप्शन है, तो आपस में इकट्ठे होंगे ना, और उस एजेंडे के जरिए हुकूमत को डिसॉल्व होके आगे बढ़ना चाहिए। नया सिस्टम तो नहीं आता नजर आ रहा। नया सिस्टम तो अब दुनिया में कोई है नहीं। ये जो टेक्नोक्रेट्स की बातें हो रही, टेक्नोक्रेट्स की बेचारों की हर वक्त ख्वाहिश होती है, बेरोजगार फिर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नौकरी लग जाए। प्रोग्राम के पहले से में मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। उनके घर पे चूंकि ये बैठक हुई और आउट ऑफ द ब्लू हमने देखा कि वहां मौलाना फजल रहमान साहब और को भी उधर उसी जगह बिठाने में कामयाब हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब वहां थे, तहरीक इंसाफ जो कि एक दूसरे के नजरियाती मुखालिफ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो बैठे उस नशिस्त में। लेकिन कुछ मंजर आम पे सामने अभी नहीं आया दुरानी साहब, लेकिन गोल्स बड़े डिफरेंट नजर आ रहे हैं। जेयूआईएफ कहती कि हुकूमत को गिराना हमारा मकसद नहीं है, तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली चाहती है यह हुकूमत जाए हम आए, तो
कॉमन पॉइंट क्या है? आइन के ऊपर तो अमल करना एक बड़ी वेग सी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बुकिश बात है, लेकिन सियासी तौर पे कॉमन एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुई, जो यहाँ मौजूद क़यादतें जितनी भी हैं उनकी ख्वाहिश पे, और पीटीआई की, इवन जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे, जीडीए भी कराची से, सारा सिंध की जो जमातें हैं उनका इत्तेहाद, उनकी तरफ से भी शिरकत हुई उसमें, सफदर अब्बासी साहब आए। तो ये जो सब लोग थे, इन पूरी क़यादत का ये एक चीज पे इत्तफाक था कि हुकूमत से बाहर तमाम अपोजिशन पार्टीज को आपस में इकट्ठा होना चाहिए, और वो इकट्ठी हुई। इकट्ठी होकर ये तय हुआ कि जी आपस में इश्यूज को डिस्कस किया जाए, और जब इकट्ठे होने का ये भी मतलब है कि हुकूमत कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत की तरफ देखने के बारे में मैंने बात करी थी कि जो भी सब लोगों का ये ख्याल है कि उनकी तरफ तो देखना भी हमें बारे में नहीं पड़ता। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस डेवलपमेंट के बाद अब ये क़यादत यकीनी तौर पे आपस में भी राब्तों में है, फर्दर राब्ते भी होंगे, और इन राब्तों के नतीजे में जो लाहे अमल बनेगा वो साथ साथ पब्लिक के सामने भी आता जाएगा। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए, हुकूमत एक गैर आईनी, गैर मुंतखब और गैर कानूनी हुकूमत है, इसके ऊपर तो किसी को शक नहीं है। हाँ, उसको गिराने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, तहरीक चलानी है, टकराव करना है, या आईनी तरीके से चलना है, या अदालतों के जरिए उसने मेल्ट डाउन होना है, ये सब चीजें जो हैं ये ऑन द कार्ड्स हैं। और इसलिए दुरानी साहब मैंने यही सवाल पूछा, ऑन द कार्ड्स हैं, क्योंकि हर जमात का, क्योंकि जाहिर सी बात है इत्तेहाद के अंदर जब तमाम जमातें, खासतौर पर जो उनका फितरी अलायंस ना हो, जब वो बैठते हैं उनका तरीकाकार मुख्तलिफ है। अचकज़ई साहब कहते हैं किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, जेयूआईएफ कहती है कि हम हुकूमत को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ कुछ और मंशा। इस वक्त सबसे पहला टारगेट क्या है? चले, एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं? अगर इत्तेहाद अगर बन जाएगा तो एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे? बिकॉज सबके मुख्तलिफ इस मामले में एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, सबसे पहला जो है इसका टारगेट वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के आगे वो डाउन किया जाए। अब अवाम चाहते हैं कि सब अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, वो हो गई। अब जो है एक्शंस जो हैं, एक्टिविटी जो इसमें से निकलनी है, वो एक्टिविटी इन द प्रोसेस निकल आएगी और निकलती जाएगी और सामने आती जाएगी। क्योंकि जब यहां कोई फरफरा लिखा हुआ नहीं आया था जिसको पढ़ के सब जमातें इकट्ठी हो जाती और लेफ्ट राइट करते हुए चल पड़ती, ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, एक नेचुरल डेवलपमेंट है। और ये चीज जो है, ये डेवलपमेंट इस चीज को जाहिर कर रही है कि हुकूमत के दिन कम ही नहीं हो रहे, बल्कि उसके अगेंस्ट जितनी भी कुव्वतें हैं उनका एक ही एजेंडा है, और वो ये है कि आपस में इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने के बाद जब इसके बारे में जो लाहे अमल तय होगा, यकीनी तौर पे वो साथ साथ सामने आएगा। उससे पहले बहुत ज्यादा बात करना या उसके बारे में कोई चीज करना, वो इस वक्त मैं नहीं सियासी हिकमत के खिलाफ समझता हूँ। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको ऑर्गेनिकली, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ ऑलरेडी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके दरमियान काफी मामलात के ऊपर एग्रीमेंट भी है, कुछ चीजों के ऊपर डेडलॉक भी है। सो वो दो जमातों को अपने इशू सॉर्ट आउट करने में वक्त लग रहा है। तो ये इतनी बहुत ज्यादा सारी जमातें, इसलिए मैं पूछ रही थी कि नुक्ता इनका आगाज आप लोगों का क्या होगा। मौलाना फजल रहमान साहब वहां तक तो आगे मीटिंग में, आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ के साथ वो बैठ के आगे और मजीद कोई इत्तेहाद के हवाले से करेंगे ताउन? देखें, इसके अभी भी अगले चंद दिनों भी उनकी कमेटीज हैं, वो आपस में मिल रही हैं, अगले एक दो दिनों में उन्होंने मिलना है, और उनका बाहमी तौर पर एक राब्ता भी है। जमात इस्लामी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मौसर बिजली की महंगाई के सिलसिले में एक तहरीक का हिस्सा बन चुकी हुई है। इसी तरह जीडीए जो है सिंध के अंदर, वो पूरी की पूरी सियासी पार्टियां जो हैं, उन्होंने जितने लोग मुंतखब हुए हैं उन्होंने भी हल्फ उठाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वहां की असेंबली और उस सारे प्रोसेस से इनकार किया हुआ है। ये जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त मुल्क में हैं, हर एक की एक नुक्ते पे इत्तफाक है, और वो ये है कि हुकूमत के साथ वो अपना किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल नहीं देखते। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हुकूमत का रवैया इस वक्त जो है वो बुनियादी तौर पे जमहूरियत कुश है, और वो किसी किस्म के डायलॉग के बजाय, जिन कैदियों को उन्होंने सियासी तौर पर मकीद किया हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, वो उसकी तरफ कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये है कि
जितनी भी अब क्या इंटरनेट के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी कौम को जो है कर्ब और बिजनेस की तबाही के रास्ते पर डाल दिया गया। वो फायरवॉल जो हकीकत में हुकूमत के खिलाफ अवाम ने लगाई हुई है, वो उस फायरवॉल में वो अवाम को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि चले ही ना। तो कोई भी, और बिजली का आप देख लें कि बिजली का पूरा जो मामला है उसके अंदर पूरी कौम जो है 80% 70% जो IPPs हैं जो कि इन दो फैमिलीज की हैं जो इस वक्त मुल्क को पिछले 54 साल से रूल कर रही हैं, और उनको कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में जो है अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। अब अगर पंजाब में रिलीफ दिया गया, बड़ी अच्छी बात है कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन वो रिलीफ जो है वो हमारी जूतियां हमारे ही सर हैं कि हमारे पैसों से ही हमें ही रिलीफ दे दिया गया। उन IPPs के जो डाकू हैं उनसे कुछ नहीं हासिल किया गया, कुछ वापस नहीं लिया गया, उनको किसी भी किस्म की लिमिट में नहीं लाया गया। तो इसलिए ये हुकूमत उठती है तो वो कहती है कि जी फलां जो है वो मुल्क दुश्मन है, फलां जो है वो भारत के एजेंट है, फलां जो है वो इस चीज का एजेंट है। और 9 मई जो है आपका नुक्ता आ गया। तरीकेकार क्या है? तहरीक इंसाफ एजुटेशन की बात करती है, आपकी मैं जो गुफ्तगू सुन रही हूँ रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। बड़ा मुख्तलिफ मॉडस ऑपरेंडी है। तहरीक इंसाफ रिकंसिलिएशन की बात तो करती है, लेकिन वो प्राइमरीली वो एजुटेशन के ऊपर ज्यादा यकीन रखती है। देखें, मेरा इस वक्त जो एक बुनियादी नुक्ता है जिस पे हम सब मुत्तफिक हैं कि रिकंसिलिएशन पहली किस्म में सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की जमातों के दरमियान हो सकती है, क्योंकि हुकूमत रिकंसिलिएशन नहीं चाहती। क्योंकि अगर वो रिकंसिलिएशन की मेज पे आती है तो वो 47 से स्लिप होके उसे 45 पे आना पड़ेगा, यानी कि वो अपने खात्मे की तरफ उसे नजर आता है। किसी भी डायलॉग के नतीजे में हुकूमत को अपना खात्मा नजर आता है, लिहाजा वो हर उस इश्यू को उठा के फिर रही है जिसके नतीजे में वो टकराव पैदा कर सकती है। और वो टकराव के लिए जो है उन्होंने पूरी कोशिश की हुई है कि मुल्क के इदारों को और मुल्क के हसास इदारों को जो है वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में एक पेज क्या है, एक पेज हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं हुआ करते, हुकूमत और फौज एक हुआ करते हैं। हुकूमत और फौज को एक पेज पे कहना ज्यादती, लेकिन हुकूमत और फौज और जो हुकूमत की पॉलिटिकल पार्टी है वो एक नहीं होते, वो एक नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत की अपनी सियासत है, अपोजिशन की अपनी सियासत है। लेकिन इसमें सियासत अलग-अलग है, लेकिन हुकूमत में कई मरतबा वजीर आजम साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब मल्टीपल टाइम्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि बात सियासी जमातों के बीच में होनी चाहिए। उनकी इस ऑफर पे आपको यकीन नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है इस ऑफर में? उनकी ऑफर को आप सारे रिकॉर्ड निकलवा के सुन लें। एक तरफ वो कहते हैं जी कि, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी जो 9 मई के मुजरिम हैं वो ये पार्टी वाले हैं, इनको जो है जब तक गद्दार नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, इनके खिलाफ जब तक मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, इन्हें जब तक सजा नहीं दी जाएगी। मतलब ये है कि 9 मई को आज 1 साल और कई महीने हो चुके हैं, एक किसी केस को हुकूमत ने सॉर्ट आउट। मैं कहता हूं कि अगर इसकी रियल इंक्वायरी कराएं इस 9 मई के वाकये की तो शायद हुकूमत के अपने लोग पकड़े जाएं, लेकिन वो इससे बचने के लिए वो ये कर रहे हैं कि वो गर्द उड़ा रहे हैं, और गर्द उड़ा के वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को एक्यूज करना, अपोजिशन की लीडरशिप को जेलों में रखना, और जेलों में रखने के बाद उसके इस सारे अमल के नतीजे में कहीं भी मुल्क के अंदर कोई ठंडक पैदा ना हो जाए। वो अदालतों से लड़ना चाहते हैं, वो अदालतों को और इदारों को लड़ाना चाहते हैं। वो जो है पूरे मुल्क के अंदर, जिसे एक उनके वजीर ने कहा भी कि जी इसके नतीजे में तो जनाब हमें ये भी लगता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो जाएगा। उनकी सियासी स्ट्रैटेजी ये है कि बस डराएं, खौफ करें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इत्तेहाद है सर, इसके अंदर जैसे गारंटर्स की भी जरूरत होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने गुफ्तगू करनी है तो गारंटर होगा एक किसी के जिसके पास लेजिटिमेसी होगी इस गुफ्तगू को आगे ले जाने की। क्या आपको लगता है कि आपके पास इधर कोई गारंटर है? फॉर एग्जाम्पल अगर बैरिस्टर गौर साहब क्या कोई बात कमिट करें, वो जाएं और खान साहब उसको उस पर डिसएग्री करें, तो ये कमिटमेंट इश्यूज नजर आ रहे हैं आपको उस पर? देखें, इसके लिए ये सारे इश्यूज जब भी मैंने माजी में पाकिस्तान में जितने भी इस किस्म की ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें ये इश्यूज होते हैं, पार्टियों के अंदर भी इश्यूज होते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इस
इस सारी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा गारंटर जो है वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लोग पाकिस्तान के अवाम हैं जिनको तमाम तर डिस्टॉर्शन के बावजूद हुकूमत जो है वो अपनी जगह से नहीं हिला सकी। इसका सबसे बड़ी गारंटी जो है वो 8 फरवरी को पाकिस्तान ने अवाम ने दे दी है, और वो ये है कि वो किसी भी डिस्टॉर्शन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इसके बाद जो 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी कौम की तरफ से एकता और इत्तेहाद का मुजाहरा हुआ है, उसके नतीजे में मैं नहीं समझता कि हुकूमत बहुत अरसे तक इमरान खान साहब को जेल में रख सकेगी या पीटीआई को दबा सकेगी या दूसरी अपोजिशन की जमातों को जो है वो एलियनेट करके जो है वो साइडों पे लगा सकेगी। ये हुकूमत खुद उस घड़े की तरफ बढ़ रही है जिस घड़े के आगे इनके लिए लेकिन दुराई साहब अभी इख्तिताम की तरफ लेट्स टॉक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो आप बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत है पीएमएलएन की, सिंध के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, केपी में एक मुस्तहकम हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और विफाक के अंदर अददी तौर पे अब उसकी लेजिटिमेसी और उसके इश्यूज वो अदालतों में मामला गए हुए हैं, वो बिल्कुल एक लेजिट कंसर्न है, लेकिन अददी तौर पे इस वक्त हुकूमत के पास तमाम नंबर्स हैं। तो ये कैसे होगा सारा कुछ जो आप कह रहे हैं? देखें, ये सब कुछ हुकूमत के पास है। मतलब एक ऐसा डाकू जिसके घर बहुत सी दौलत के अंबार लगे पड़े हों तो वो उसकी मलकियत होती है उस वक्त तक जब तक कि कंफिस्केट नहीं हो जाती। बैन ही इस वक्त जो हुकूमत का स्टेटस है वो एक कब्जा ग्रुप का स्टेटस है, एक बगैर डॉक्यूमेंट्स के एक। आज अगर आप पतन की रिपोर्ट उठा के देख लें, अगर क़यादत की अपनी पोजीशनें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, वो आप कौन सा जरिया है जमहूरियत के अंदर जो किसी फर्द को इक्तदार का हक दे सकता है? क्या इक्तदार पे काबिज हो जाना इक्तदार के लिए क्वालिफाई करा देता है या अवाम की हिमायत क्वालिफाई कराती है? अवाम की हिमायत, और फिर उस सूरत में कि माजी में ये होता रहा है कि अवाम की हिमायत जो है फ्लो कर जाया करती थी अख्तियार के साथ और अख्तियार वालों के पीछे चल जाती थी। इस दफा अवाम ने फर्स्ट टाइम इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये तो ईस्ट पाकिस्तान की तरह की अवाम का नक्शा है कि उन्होंने उन ताकतों के सामने जिन्होंने डिस्टॉर्शन की कोशिश की है उन्होंने उनके सामने झुकने से सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद दुरानी साहब मौजूद थे, हमारे साथ थे इस प्रोग्राम के पहले से में। ये जो अपोजिशन अलायंस है, इस हवाले से जो पहली बैठक हुई है, मुख्तलिफ सबके तरीकाकार है, मुख्तलिफ सबका पॉलिटिक्स का स्टाइल है, मुख्तलिफ सबके इसके हवाले से टारगेट्स हैं। अभी फिलहाल इसमें कोई खातिर का डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे जाके खासतौर पर तहरीक इंसाफ और जेयूआई अपने इख्तलाफात किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं और किस तरीके से कोई इंतखाबी तौर पर इत्तेहाद बनाने की पोजीशन में आते हैं। नहीं, ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे। इंटरनेट स्लो है लेकिन इसमें हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं है, कसूर है तो उन लोगों का है जो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है, ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर बात करेंगे। शहजा ख्वाजा साहिबा के बयान के हवाले से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान भर में इंटरनेट के सार्फिन इस हफ्ते देख रहे हैं कि उनके टेलीफोन्स के ऊपर, उनके स्मार्टफोन्स पे, उनके कंप्यूटर स्क्रीन्स पे जो इंटरनेट की वो एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं और दीगर जो भी वो इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से जब भी मुख्तलिफ एप्स को चलाते हैं तो इंटरनेट स्लो हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 30 से 40% जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें कमी आई है। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। अब हमने देखा कि आज कुफर टूटा खुदा खुदा करके चौथे पांचवें दिन हुकूमत ने इस मामले को एड्रेस किया। हमारे सामने आई शहजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो कि वजीर ममलिकत है बराए आईटी। उन्होंने सबसे पहले तो आकर ये कहा कि मुल्क के अंदर हुकूमत ने इंटरनेट को ना स्लो किया है ना बंद किया है। मैं आपको हल्फन कह सकती हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। तो ये बात तो हल्फ पे कह दी वजीर ममलिकत साहिबा ने, लेकिन वहां पर जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने बड़े स्पेसिफिक सवाल पूछे। जाहिर सी बात है जब फायर वॉल के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर एक सुनगुन है कि एक फायर वॉल को टेस्ट किया जा रहा है तो ये सवाल तो मंजर आम पे आना ही था। ये सवाल पूछा गया शहजा साहिबा से, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा भी लफ्ज फायर वॉल ना इस्तेमाल किया, ना उसकी तरफ कोई रेफरेंस दिया, और इस सवाल के जवाब में भी वो फायर वॉल के जिक्र को गोल मोल कर गए। जरा देखिए। मिनिस्ट्री की तो फिर बंद क्यों होने जा रही है? फायर वॉल का नाम इतना खतरनाक है कि आप उसको लेने से भी घबरा रही हैं कि वो क्या रहा है?
इसमें कोई कवाहत है कि हम फायरवॉल के ऊपर इतने घबराए हुए हैं, अनअवेलेबल स्टेटस कर दिया तमाम फ्रीलांसर्स का, और सारी इंडस्ट्री मुतासिर है, और आप कहती हैं सब कुछ अच्छा है, फाइलों में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। इससे पहले नए इकदाम की आपने बात की, फिर आपने बात की, दूसरी बात की मिनिस्ट्री की बंदिश की बात की, और तीसरी बात की। तो जो तीसरी बात थी वो फायर वॉल से मुतालिक थी। शहजा साहिबा ने ना इसका जिक्र किया, ना इस सवाल को एड्रेस किया। कुछ देर पहले हालांकि उनको जब इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्टर ने पार्लियामेंट के अंदर ही कहीं वो उनको मिल गई, उनको कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने तस्लीम किया कि फायर वॉल तो दुनिया भर के तमाम ममालिक के अंदर लगाई जाती है। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. International जो cyber security attacks हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज का एक मीडिया के अंदर भी, पब्लिक के अंदर भी एक चीज इशू क्रिएट हो जाता है। इशू क्रिएट होगा जब लोगों के रोजगार बराह रास्त इंटरनेट से मुंसलिक होंगे, वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे, अपने प्यारों से बातचीत नहीं कर सकेंगे, अपनी बिजनेस मीटिंग्स, अपनी तमाम जो इंटरनेट से मुंसलिक तरीकों से अपनी जिंदगी को जिस तरह वो पहले सहल बनाते थे नहीं बना पाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है इशू क्रिएट होगा। लेकिन ये फिर इंटरनेट स्लो क्यों हुआ है? मतलब ये बात तो दुरुस्त है कि हम सब देख रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड में कंसिडरेबल एक डिक्रीज आया है। इसकी बहुत ही खूबसूरत मंतक दी शहजा साहिबा ने। बड़े टेक्निकल वो ब्रीफिंग किसी से लेकर आई थी, जिन्होंने भी उनको ब्रीफिंग दी उसको उन्होंने कन्वे कैसे किया, जरा ये देखिए। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज्यादा आबादी जो है पाकिस्तान की उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप वीपीएन पे ऑपरेट करते हैं, जो सीडीएन है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। कि जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं, तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। एक बड़ा अहम सवाल था जिसका जवाब शहजा साहिबा देना भूल गई, और वो ये है कि ये वीपीएन इस्तेमाल करने की नौबत आ क्यों रही है? इतने तवील दौरानिया हो गया है इस वीपीएन के इस्तेमाल का कि हुकूमत की तमाम मशीनरी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वीपीएन इस्तेमाल करती है, और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग वीपीएन खरीद के बड़ा कीमती ज़र मुबादला भी उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो वीपीएन की वजह से अगर इंटरनेट स्लो हुआ है तो कोर प्रॉब्लम, जो ओरिजिनल सिन तो ये है कि वीपीएन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश है। ये तो गवर्नमेंट कहती है जी हमने कुछ नहीं किया, इंटरनेट स्लो नहीं किया, लेकिन इस पूरे सूरत हाल का जो अहम पहलू है वो आपको दिखाते हैं कि जो ये इश्यूज क्रिएट करने की बात कर रही हैं वो इशू असल में है क्या। ये खाली इशू नहीं है, ये रियल लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगियां बराह रास्त इंटरनेट की स्लो डाउन होने से, थ्रॉटल होने से अफेक्ट होती हैं। ये इंडिपेंडेंट उर्दू के नामानिगार मियां इमरान अहमद साहब ने एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी की है, और उसके मुताबिक अरूज एक फ्रीलांसर हैं जो फाइवर और अपवर्क पर लोगो डिजाइन करती हैं और उसी से अपने घर का खर्च चलाती हैं। 4 बहन भाई और वालिदैन की जिम्मेदारी उन पर है। अरूज के मुताबिक उनके कई डिजाइनिंग की रेटिंग 4 स्टार थी, लेकिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से रेटिंग कम हो गई और इस तरह उनकी आमदनी भी कम हो गई। अरूज के मुताबिक रेटिंग कम होने से फाइवर ने जो उनके अकाउंट को गैर फाल किया। गैर फाल का मतलब है कि आमदन बिल्कुल बंद हो जाएगी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बिजली और गैस के बिल देने हैं और घर का खर्च चलाना है। उनके मुताबिक अगर कुछ दिन मजीद इंटरनेट यूं ही सुस्त रवि का शिकार रहा तो उनकी कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनके मुताबिक एक अच्छी रेटिंग लाने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन खराब करने के लिए सिर्फ चंद मिनट चाहिए। रूज के मुताबिक हुकूमत हमें नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम हमारी लगी बंदी रोजी पर लात तो ना मारे। वजीर आजम आईटी में इनकलाब लाने की बात करते हैं, हम तब मानेंगे जब वो इंटरनेट सर्विस बहाल करेंगे। यूट्यूबर जो शहजाद जमील हैं उन्होंने बताया इंडिपेंडेंट उर्दू को कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से उनके व्यूज बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी बहुत हद तक कम हो गई है। उनके मुताबिक चंद दिन पहले मवाद अपलोड न करने से यूट्यूब चैनल को पीछे कर देता है। अगर मुल्क में इंटरनेट सर्विस बहाल ना हुई तो उनको यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के सदर तुफैल अहमद खान के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, जिससे तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी वाबस्ता हैं। उनके मुताबिक फ्रीलांसिंग से सालाना तकरीबन $35 करोड़ मुल्क में आते हैं, लेकिन इंटरनेट में मुसलसल खलल की वजह से हम रोजाना अपना बिजनेस खो रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में हमें प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया है उसामा खिलजी साहब ने, डिजिटल राइट एक्सपर्ट हैं, साथ साथ शहजाद शाहिद साहब मेंबर हैं सीएससी की कमेटी के, पाशा जो है सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन
पाकिस्तान। बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट थी पाशा की 2 दिन पहले, उसके बाद आज IT मिनिस्टर जो वजीर ममलिकत है उनको आकर तौजीह देनी पड़ी। मेरा ख्याल है शहजाद साहब आपसे आगाज करते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो उन्होंने VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट के बैठने का तौजीह दी, ये इससे आप मुतमईन हैं या ये हुकूमत की तरफ से एक्सप्लेनेशन जो आई है? जी मारिया, ये कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने इसकी रीजन दी है जो हमें एटलीस्ट टेक्नोलॉजी से हमें समझ में नहीं आई बात ये वाली, क्योंकि VPN से स्पीड स्लो हो जाना इस टेक्निकली इससे सेंस नहीं बना था। जैसे आपने बात शुरू में पूछी थी, जो ज्यादा जरूरी सवाल है वो ये है कि लोगों को VPN इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। तो अगर लोगों ने VPN इस्तेमाल किया है क्योंकि उनका जो रोजमर्रा का काम था, वो बिजनेस यूजर हो, BPO ऑपरेटर्स हो, कॉल सेंटर एजेंट्स हो, फ्रीलांसर्स हो, टेक्नोलॉजी के लोग हो, और उसके अलावा जो आम लोग हैं, उनको प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे आ रही थी, स्पीड इंटरनेट की खराब हो रही थी, बहुत सारी चीजें नहीं चल पा रही थी, इसीलिए लोगों ने ऑल्टरनेट मैकेनिज्म इस्तेमाल किया। तो ये प्रॉब्लम तो पहले से एग्जिस्ट करता था, ये प्रॉब्लम तो शायद मुहर्रम के स्टार्ट से ही शुरू हो गया था, ये तो ओवर द टाइम सिर्फ बढ़ रहा है। सो जिस चीज को शायद हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है वो ये है कि जो चीज शुरू से चीजों को डिग्रेड कर रही है वो कॉजेज क्या हैं, उस पर अगर हमें क्लैरिटी दी जाए एज इंडस्ट्री एसोसिएशन कि ये हम करना चाह रहे हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो वी एज इंडस्ट्री understands कि there is something is called national security which is very supreme to the country and also there is something is called economy which is fundamental to the country. तो बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हम एक्सपेक्ट करते शायद आपके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी, बिकॉज मेरा बड़ा बेसिक सा हमारा टेक का बैकग्राउंड के बारे में हमें मालूम है, तो हमें तो VPN बंद है की वजह से इंटरनेट बैठने वाली बात ही समझ में आई। इसके अलावा आपको नहीं मालूम, मतलब इससे आगे आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे? देखिए, इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि VPN की वजह से इंटरनेट स्लो नहीं हो सकता इस तरह से। ठीक है। अब वो ऐसी कौन सी पीछे एक्टिविटीज चल रही हैं जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रही है, ये हमारे इल्म में ऑफिशियली नहीं है। ठीक है। और हमने इसलिए कहा था कि हम एज एन एसोसिएशन हम अवेलेबल हैं, अगर हमारे साथ बात की जाए और हमें बताया जाए कि हम ये चीज करना चाह रहे हैं, सो वी कैन हेल्प प्रोवाइड आवर एक्सपर्टीज ऑफ द इंडस्ट्री टू डू इट बेटर, जिसके अंदर उनके भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएं और जो इम्पैक्ट है, जो एडवर्स इम्पैक्ट है, उसको भी जो है वो हम खत्म कर सकें। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप ऐसे देखें कि VPN का इस्तेमाल होता क्यों है, थोड़ा सा ताकि हमेशा ये लग रहा है कि VPN एक खराब चीज है, मैं थोड़ा सा उस पर क्लियर कर दूं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं IT सेक्टर के अंदर, उनको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए होता है अपने हेड ऑफिस तक का या डेटा सेंटर तक का। तो जो VPN जब बनता है तो एक सिक्योर टनल होता है जिसमें डेटा इनक्रिप्टेड भी रहता है, वो हैकर से भी सेफ रहता है। तो VPN पर से कोई गलत चीज नहीं है, हर चीज के सही गलत इस्तेमाल बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बिजनेसेस के अंदर VPN का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, दुनिया भर में किया जाता है। ठीक है। सो इससे जो है वो कोई नेगेटिव कनोटेशन अटैच करना शायद मुनासिब बात नहीं होगी। ठीक है। उसामा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, ये कुछ अरसे से इंटरनेट की जो स्पीड है उसके हवाले से सब लोग गिला कर ही रहे हैं। आज फाइनली मिनिस्टर साहिबा ने इस इशू को एड्रेस तो किया, लेकिन अभी ये देखें, हमें जो टेक इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं कि बार बार उनके राब्ते या उनकी आमादगी जाहिर करने के बावजूद कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं, कोई अप्रोच नहीं किया गया, ना इनको ऑन बोर्ड लिया गया, ना इनसे मशवरा मांगा गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको समझ में आई उसामा? जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि PMLN हुकूमत क्यों अपनी सियासी जो पॉलिटिकल पोटेंशियल है उसको बिल्कुल खत्म कर रही है, क्योंकि कौन नौजवान पाकिस्तान में PMLN को वोट देगा आफ्टर आप जो है सेंसरशिप को डिफेंड करते हैं, आप स्लो इंटरनेट को डिफेंड करते हैं और आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि आप कहते हैं आप लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका इंटरनेट आप खुद आहिस्ता कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से इस विक्टिम ब्लेमिंग में तो मिनिस्टरान और वजीर आजम भी आते हैं, क्योंकि वो खुद बेचारे VPN इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं, आजकल एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उनके भी इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो हो रहा है? इसमें मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों PMLN एक स्पोक्स पर्सन बन रहा है एक फेल्ड प्रोजेक्ट का, जो एक पॉलिटिकली एक मुल्क के फ्यूचर के लिए और इकोनॉमिकली एक मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। और जितन शहजाद साहब ने बात की कि आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और फिर इकोनॉमी की बात करें, तो आप ह्यूमन सिक्योरिटी को देखें कि क्या इंसानों को आप क्या मैसर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत जो अहम एक चीज है वो आईन पाकिस्तान है, जो आपके इजहार राय मालूमात तक रसाई के हकूक देती है और लाइवलीहुड आपकी रोजगार की कमाई का एक हक देती है। और ये सारी चीजें जो हैं वायलेट हो रही हैं, ये कंटेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम और फायरवॉल वगैरह जो इंस्टॉल हो रहे हैं उससे। तो आगे जो है पाकिस्तान से अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं 1.6 मिलियन लोग जो हैं निकल चुके हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन तो होता जा रहा है, इंटरनेट स्लो होता जा रहा है। और जो IT सेक्टर है, शहजाद साहब इसके बारे में अच्छी तरह हमें बता सकते हैं, वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान में बढ़ता गया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन उस सेक्टर को भी आप इस किस्म के इकदामात से बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो प्लान क्या है आगे? इशू ये है कि आपने कहा आजादी राय का हक है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या मादर पिदर आजादी होनी चाहिए है? एक तो सवाल ये, दूसरा ये कि जब आपने अपने निजाम को, जैसे कि ये शहजाद साहब अभी कह रही थी कि फायरवॉल लगाई जा रही है बैरूनी हैकिंग अटेम्प्ट्स के या जो और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, सो इट्स अ फाइन बैलेंस कि आजादी भी हो लेकिन ऐसी आजादी ना हो कि आप कुछ भी कहें और किसी कानून की गिरफ्त ना हो, लेकिन अगर सिक्योर करना भी है तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो इसको बैलेंस कैसे करें फिर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आप जब फायरवॉल और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप सेंसरशिप करें, और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप व्हाट्सएप की सर्विसेज को आहिस्ता कर दें। और ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हमने देखा था 2019 में सैंडवाइन एक कंपनी से एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है खरीदा गया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ, उस कैनेडियन कंपनी ने उसे नहीं रिन्यू किया, और सुनने में ये आ रहा है वो इसलिए नहीं रिन्यू किया क्योंकि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे थे उस कंटेंट उस सिस्टम के जरिए। और अभी नया एक सिस्टम 2 बनाए गए, एक आपका फायरवॉल सिस्टम है सिक्योरिटी के लिए, और इसके अलावा कंटेंट फिल्ट्रेशन के लिए एक नेशनल फिल्ट्रेशन सिस्टम अलग बनाया गया है। मीडिया में काफी रिपोर्ट्स इस पे आई हैं, और मेरे ख्याल से इन दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है डिलिबरेटली या नहीं, इसका मुझे नहीं मालूम। जहां तक आजादी की बात है, तो अगर आप देखें, बिल्कुल मादर पिदर आजादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं जो खवातीन को छेड़ते हैं, जो अकलियतियों के खिलाफ जो है हेट स्पीच ऑनलाइन करते हैं, जो बच्चों को जो है तंग करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं नजर आता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उसामा खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद, शायद हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद खाजी साहिबा की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्टेक्स्ट में हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है सियासी तौर पर। क्या गंडापुर साहब के खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद आने का इम्कान है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सूबाई वजीर शकील खान की बरतरफी के बाद लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा अंडर प्रेशर आ गई है। एक नया प्रेशर ग्रुप बन के उभर रहा है। बानी PTI की जानिब से गुड गवर्नेंस कमेटी के कयाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में प्रेशर ग्रुप के कयाम की इत्तलात सामने आई हैं। जराये के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर शकील खान और MNA जुनेद अकबर पर अलहदा प्रेशर ग्रुप बनाने का इल्जाम आयद किया गया है। जराये ने दावा किया है कि प्रेशर ग्रुप को मुतअद्दिद सूबाई वज़रा और मेंबरान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल है। प्रेशर ग्रुप ने शकील खान की बरतरफी के मामले पर एहतजाजन सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तरकई को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया है, लेकिन दूसरी जानिब दोनों सूबाई वज़रा ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आकिबुल्ला साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जबकि फैसल तरकई मेंबर कौमी असम्बली शहराम खान तरकई के भाई। जराये के मुताबिक प्रेशर ग्रुप ने दीगर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से भी राब्ते तेज कर दिए हैं और बानी PTI से मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि उनके इम्तियाजी सलूक के बारे में उनको आगाह किया जाए। प्रेशर ग्रुप की तरदीद की है बैरिस्टर सैफ ने। जाहिर सी बात है हुकूमती तर्जुमान है, वो उसकी तरदीद ही करेंगे। वो क्या कहते हैं सुनिए।
میڈیا پر ایک ایسا تاثر دیا گیا یا آیا کہ جیسے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے، اور شاید شکیل خان کسی ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، دوسری طرف سے شاید وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ انہوں نے قصدن کوئی آپس کی چپکلش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ کل میری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی، وہاں پر اس میٹنگ میں خان صاحب نے مجھے اسپیسیفکلی کہا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنی ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف میڈیا میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو پارٹی کے کسی فیصلے پر اعتراض ہے، تحفظات ہیں، تو یہ کمیٹی میری ہی بنائی ہوئی کمیٹی ہے، کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ آل از ناٹ ویل خیبر پختونخوا کے اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس حوالے سے شکیل خان صاحب کے بعد جنید اکبر کو بھی ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا ان کو برطرف کرنے کے بعد ایم این نے جنید اکبر کو وزیر اعلیٰ کے فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کی گئی اعلامیہ کے مطابق ایم این نے شاہد خٹک کو نیا فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل عمران خان صاحب سے ملے ان کی پارٹی ممبران، انہوں نے کہا، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ میڈیا کے اندر اس کے اوپر بات چیت نہ کی جائے۔ یہ مختلف وزراء سے ہم نے رابطہ کیا، وہ بھی اس وقت میڈیا کے اوپر آ کر اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے، پک کیا رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ ضیاء الحق صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور سے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب۔ یہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ چونکہ شکیل خان صاحب پرانے 10 سال سے غالباً وزیر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی مختلف حکومتوں میں، تو ان کا ایک سیاسی اس حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ایک سیاسی ساکھ ہے، جس میں ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ عاطف خان صاحب اور یہ جو جسے ہم اگریسو گروپ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آنے کے بھی خطرات ہیں؟ نہیں، عدم اعتماد کی تو کوئی فی الحال اس قسم کی صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کی جس طریقے سے برسٹر سیف کی آپ نے جو سنائی ہے پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی چیئرمین جو ہے انہوں نے ان جو اختلافات اٹھ رہے ہیں اس کا خود بھی نوٹس لیا ہے۔ ایک تو بانی چیئرمین نے جو صوبائی حکومت میں جو کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے یا شکایات آ رہی تھی تو اس پر انہوں نے کمیٹی قائم کر دی تھی، اور اس کمیٹی نے جو ہے تو وہ کارروائی کی اور اس میں شکیل خان کو برطرف کر دیا گیا اور سیکرٹری CNW جو ہے تو ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ابھی بانی چیئرمین نے جس طریقے سے پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں اس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے عاطف خان کو اور سابق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے اسد کیسر ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اور عاطف خان کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عاطف خان نے ایک تو شکیل خان کے حمایت میں ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے اس برطرفی کو غلط قرار دیا تھا، اور ساتھ ہی ان پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے تو صوبائی اسمبلی کے کچھ ممبران ہیں اور قومی اسمبلی کے کچھ ممبران ہیں، ان کو متحد کر کے کوئی پریشر گروپ قائم کر رہے ہیں۔ گو کہ عاطف خان سے جب میری بات ہوئی تو وہ ان سب باتوں کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں عمران خان جو بانی چیئرمین ان سے ملاقات جب کروں گا تو ساری صورتحال بھی واضح کروں گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کو مختلف مشکلات کا بھی سامنا ہے، چونکہ فنڈز نہیں ہیں، تو جو MPAs منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو فنڈ بھی نہیں مل رہے۔ صرف اب جب سے حکومت بنی ہے تو 8 کروڑ روپے ان کو فنڈ ملے اور ابھی 1 ارب روپے مزید فنڈ ملنے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں ضیاء صاحب، یہ تو چیف منسٹر کے اوپر کرپشن کی بات ہو رہی ہے، ان کو 20 کروڑ کا فگر کوٹ کر دیا ہے شکیل خان صاحب نے اپنے اس لیٹر کے اندر۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود کک بیکس لے رہے ہیں اس میں۔ جی یقیناً یہی بات ہے، یہی جو اس کی ہے یہ آڈیو، اصل وجہ یہ آڈیو بنی ہے کہ جو کہ یہ آپس میں جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، تو اور یہ کرپشن ہی کی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کمیٹی بنی ہے، جس میں جو ہے تو سابق گورنر شاہ فرمان ہیں، قاضی انور جو ایڈوکیٹ ہیں، سینئر قانوندان ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے تو وزیر اعلیٰ کے جو مشیر ہیں احتساب کے بریگیڈیئر مصدق، جن کو عمران خان نے جو ہے تو یہاں پر ان کی اپروول سے ان کو یہاں پر مشیر بنایا گیا ہے، تو انہی کی اسی شکیل خان اور CNW کے جو سیکرٹری ہے ان کے مابین جب یہ چپکلش ہوئی تو اس وقت سے یہ کمیٹی اس تناظر میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یہ کرپشن کے معاملات نظر آئے، گو کہ اب یہ کمیٹی جو ہے تو یہ کمیٹی سے مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے یہ مواد حاصل کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بانی چیئرمین کو یہی ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اطلاعات ہیں سیکرٹریز کے حوالے سے، کمشنر کے حوالے سے اور ان کے جو ہے کرپشن کے حوالے سے، تعیناتیوں کے حوالے سے، لیکن ان پہ جو ہے تو ابھی کارروائیاں شروع ہونے لگی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے تو اس وقت جو ہے تو کافی ہلچل محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو علی امین ہیں وہ، اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں فیصل امین
गंडापुर, वो इस वक्त सारी ब्यूरोक्रेसी को भी देख रहे हैं, तो उनके हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और इल्जामात की बात आ रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर का यही मौक़िफ़ है कि इस वक्त प्रेशर ग्रुप कोई नहीं है और करप्शन के जहां तक जो भी इल्जामात होंगे उनका वो सामना भी करेंगे और उनका ये कहना है कि वो करप्शन को कोई टॉलरेट भी नहीं करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ जो है चूंकि इस वक्त हुकूमत में जो है तो एक फोकस किया हुआ है आवाम की फलाह की तरफ, तो उसको डीफोकस करने के लिए कुछ लोग इस हवाले से मुतहरिक हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल हक साहब ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के। मैं बता खैर पख्तूनख्वा के अंदर हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप सामने आ रहे हैं, उनकी बारे में उनसे अपडेट ले रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।